हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से लेक्चर आया नहीं था हमारा, तो आज से जो है नया लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये नीट 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत मददगार होगा, ठीक है ना। इस पूरे सीरीज में हम लोग जो है बहुत सारे चैप्टर्स का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे, है ना। और नीट के प्रीवियस ईयर ट्रेंड को समझते हुए इस पे पूरी ढंग से हम लोग मेहनत करेंगे। तो आप लोग को भी एकदम तैयार रहना है और हमारे साथ जो है बनकर अपनी नीट की सफलता को हासिल करना है ना। अब जो है हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का सभी बच्चों को कुछ न कुछ समस्या होता है इस चैप्टर में, ठीक है। और ये चैप्टर खामखा बदनाम है, ठीक है ना। इतना बुरा चैप्टर भी नहीं है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, जिसे जेनेटिक्स भी बोलते हैं आप लोग। और जेनेटिक्स के नाम से आप लोगों को बहुत डर लगता है ना। डरना नहीं है, इससे लड़ना है ना। और आपके इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे, एकदम ढंग से जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सारे पीवाईक्यू करेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल आ सकते हैं नीट 2026 के एग्जाम में, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। फिर अब इस चैप्टर को शुरू किया जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं इस चैप्टर का, यूनिट का इस हेडिंग से मतलब क्या संबंध बनता है, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग समझने के लिए पहले हेडिंग पे आते हैं। तो हेडिंग का क्या नाम है, चैप्टर नेम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो है वो कैसे आता है, वेरिएशंस कैसे आता है। तो आप सभी को पता है कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है वो किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बिल्कुल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेम आइडेंटिकल पेरेंट से आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। और कभी भी जो है वेरिएशंस नहीं आ सकता है। तो वेरिएशन किससे आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन क्यों आता है। आप सभी लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप मियोसिस पढ़े होंगे। तो आपको पता है कि गैमेट्स जो बनता है वो कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है। तो जब भी मियोसिस होगा तो मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है। और अब आपको ये बताना है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब किस स्टेज में होता है। और इस जवाब को आप सभी लोग जो है कमेंट करेंगे और मैं कमेंट जो है चेक करूंगा कि आप जो है सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, या आप ऐसे ही 11th पार कर गए, ठीक है ना। या आप नीट जो है पिछला एग्जाम दिए होंगे 2025, तो आप ऐसे ही पार तो नहीं कर गए, ये मैं चेक करूंगा, है ना। तो समझना ये है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। तो जब भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो ऑब्वियसली वेरिएशंस आएगा, ठीक है ना। तो गैमेट्स बनने में ही वेरिएशन आता है और गैमेट फिर जो है फर्टिलाइज करेगा, अब दूसरे गैमेट से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेरिएशंस आएगा, है ना। तो इस चैप्टर का हम लोग जो है कोर समझे, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना ये है कि इनहेरिटेंस कैसे होता है ना, और वेरिएशंस कैसे आता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी related to genetics। इस चैप्टर को हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम है जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, है ना। जेनेटिक्स हेडिंग डालना है, पहला यूनिट पहला टॉपिक जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन और भी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा टर्मिनोलॉजी जो है, इसे हम लोग 1 मिनट सही कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी अब विजिबल हो, ठीक है।
तो जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जीनोटाइप को समझते हैं, फिनोटाइप को समझते हैं, हेरिडिटी को समझते हैं, इनहेरिटेंस को समझते हैं, वेरिएशंस को समझते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about gene, genotype, heredity and variations। क्लियर। अब इसके बाद जो है हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे विच इज हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी समझते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, जैसे आपके जो फादर होंगे, जो मदर हैं, उनके जो भी कैरेक्टर्स होगा वो सेम कैरेक्टर आपको आया है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्लियर। Heredity is process of transmission of characters from parent to their offspring। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, अब इसी हेरिडिटी से रिलेटेड हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे विच इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है इनहेरिटेंस। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनहेरिटेंस जो है हेरिडिटी से रिलेटेड टर्म है, और इनहेरिटेंस में हम लोग उस ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टर्स पे बात करते हैं जो हेरिडिटी की वजह से ट्रांसफर हुआ। ठीक है, inheritance is the transmission of a particular trait or character from parent टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल है ह्यूमन आई कलर। तो ये तो आपको पता होगा कि किसी का आँख का कलर जो है ब्लैक होता है, पुतलियों का कलर, किसी का जो है ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है ना। तो ये सारा कलर जो है कैसे ट्रांसमिट होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। लेकिन जो ह्यूमन आई कलर ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ये ट्रांसमिट हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर, है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है वेरिएशन, है ना। वेरिएशन, तो वेरिएशन जो है उस चेंजेस को बोलते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है ना। इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ changes from parent to offspring। क्लियर। अब हम लोग जो है इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो है जीन या फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये है कि फैक्टर टर्म जो है डिस्क्राइब कौन किए थे। तो फैक्टर टर्म को सबसे पहले बताने वाले कौन है, मेंडल, है ना।
फिर बाद में उसी को जोहानसन जो है जीन के रूप में दिए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीन। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरली समझते हैं। तो जीन जो है लोकेटेड कहाँ होता है ये जानना है। जीन हमेशा लोकेटेड होता है डीएनए पे। कहाँ पे, डीएनए पे, या यूँ बोल सकते हैं क्रोमोसोम पे। ठीक है, क्रोमोसोम के पास भी क्या होता है, डीएनए ही मेनली, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये कोई एक पार्टिकुलर जीन है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर जीन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीन्स, या फिर ऐसे नाम देते हैं जीन 1 जीन 2। ये क्या है, जीन 1, ये है जीन 2। ठीक है, ये नेमिंग हुआ, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो भी डीएनए के पास जीन प्रेजेंट होता है वो उसके लोकस पे प्रेजेंट होता है। किस साइड पे प्रेजेंट होता है, लोकस पे। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन लोकस ऑफ जीन। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए which have particular information। समझ गए बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था कि जीन का जो है सबसे पहले नेम कौन कॉइन किए, तो आपको पता है who coined the term gene, Johansen। The term gene was coined by Johansen। ये नाम याद रखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है जीन को फैक्टर के रूप में कौन बताए थे, मेंडल, है ना। मेंडल called it factor earlier। क्लियर। ये जीन के बारे में हम लोग जो है बेसिक स्टडी किए। इसके बाद हम समझेंगे कि जीन जो है एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो जीन स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि किसी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कैसे हुआ, वो ट्रांसमिशन जीन के द्वारा ही होता है। एक एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था ह्यूमन आई कलर। तो ह्यूमन आई कलर का अलग अलग ट्रेट्स का अलग अलग पार्टिकुलर जीन होता है, उसी जीन से जो है उसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट। क्लियर है। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो समझना ये है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। अच्छा, आप सभी बताओ, प्लांट देखे हो ना सभी लोग, तो उसमें रूट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, लीव्स, ये सब देखे होंगे। तो जिस भी चीज़ को हम लोग एक्सटर्नली या एक्सटर्नली फीचर बोलते हैं उसे हम लोग फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो होगा फिनोटाइप। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होगा, इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जीनोटाइप समझ गए आप, फिनोटाइप समझ गए, है ना। नेक्स्ट जो है हेडिंग डालना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, जीनोटाइप इज द इंटरनल जेनेटिक constitution or makeup of an organism।
अभी मैं पटना के अपने क्लासेस से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे लगातार जो है बहुत बेहतरीन बारिश हो रहा है, ठीक है ना। तो मूसलाधार बारिश हो रहा है, आप कह सकते हो। आपको शायद थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बिंग होगा, लेकिन आज मुझे शुरू करना था तो मैंने हर हाल में जो है आपके लिए इस चैप्टर को शुरू किया है। और मौसम तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, आंधी आए या तूफान, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। समझ में आया बच्चों? तो जीनोटाइप आप समझ गए, फिनोटाइप आप समझ गए, ठीक है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल ऐसे देखना है, स्टेम हाइट किसी प्लांट का लोगे तो इसका मतलब आपको समझ में आता होगा कि टॉलनेस या डॉर्कनेस हाइट ऑफ स्टेम क्या होता है, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे, स्टेम हाइट जो है फिनोटाइप कैरेक्टर को भी शो करेगा और स्टेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो ये देखते हैं, स्टेम हाइट जो है, अगर एक पेयर हम ले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, तो या तो टॉल होगा या फिर क्या होगा, ड्वार्फ। क्लियर है ना। देखिए अभी आपको आवाज गया होगा, इतना जोर से जो है बिजली कड़क रही है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ाई जारी रहना चाहिए। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बिंग होगा, जिसका जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है थोड़ा सही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, है ना, टॉल, ड्वार्फ। तो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने वाला 2-3 जीनोटाइप होता है, ठीक है। 2 जीनोटाइप होता है मेनली। जैसे अगर हम बात करें तो कैपिटल टी, ये भी टॉलनेस, ठीक है। दूसरा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी रिप्रेजेंट करता है किसे, टॉलनेस को। लेकिन ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ रिसेसिव ट्रेट से। इस समझ गए। तो टॉलनेस जो कैरेक्टर है, ये मॉर्फोलॉजिकली हम देखेंगे तो सारा प्लांट मुझे टॉल दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करेंगे तो ये दोनों अलग हैं, ठीक है। ये जो है कंप्लीट होमोजाइगस स्टेट में है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसी पे आते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। ये चीज़ क्लियर है। तो अगला हेडिंग हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अच्छा, इस टर्म पे ध्यान देना है। यहाँ से आपको जो है नाम से ही समझ में आ रहा होगा, होमो का मतलब क्या होता है, आप ही बताओ बच्चों। होमो का मतलब सेम होता है ना। तो जिसमें सेम टाइप का जीन्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और जिसमें अलग होगा उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। क्लियर। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पढ़ने से पहले मुझे एक टर्म आपको बताना पड़ेगा, विच इज एलील। तो अब समझते हैं कि एलील क्या होता है। समझना ये है कि जो भी जीन है उसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे हम इसी जीन का बात करें, टॉलनेस या डॉर्कनेस स्टेम हाइट के तेज कैरेक्टर का बात करें, तो इसका 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, टॉलनेस और डॉर्कनेस, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट होता है 2 अलग अलग जीन से, दोनों कैरेक्टर्स, ठीक है। और दोनों जीन जो है अलग अलग एक दूसरे के लिए क्या होता है, एलील होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलील। Allele is the alternate form of a gene. Next अगर हम बात करें, allele have a pair of genes which shows contrasting कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एलील आप समझ गए। अब आप बताओ होमोजाइगस का मतलब क्या होगा। तो होमोजाइगस का मतलब वैसा जीन जिसका दोनों एलील क्या हो, सिमिलर। क्लियर। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होगा, वैसा जीन जिसमें दोनों एलील क्या हो, अलग अलग। तो यहाँ से आप देख के बताओगे ये जो है होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। सही बोले आप, ये क्या है,
होमोजाइगस, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस। कैसे पता चला, तो इसमें दोनों एलील सिमिलर हैं, इसमें दोनों एलील क्या है, अलग अलग। क्लियर ना। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले होमोजाइगस देखते हैं, फिर हेट्रोजाइगस देखेंगे। इसके बाद मैं आपसे एक और सवाल करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। होमोजाइगस में क्या लिखेंगे, जीन विच हैव सिमिलर काइंड्स ऑफ एलील। क्लियर। एग्जाम्पल हम लोग इसी का लेके चलते हैं, है ना। तो कैपिटल, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको जो है मेहनत करते रहना है, बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश को एंजॉय भी करना है और साथ ही साथ हमारे साथ इस पूरे लेक्चर सीरीज में बने रहना है। आज जो है सोमवार दिन भी है, और सोमवार दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा होता है बच्चों, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ, है ना। और आज से मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया है, और इस रिकॉर्डिंग में महादेव जो है अपना आशीर्वाद मुझे दिए हैं। इतना मूसलाधार बारिश करके ये पूरा नीचे का पूरा पोडियम मेरा जो है भीगा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी क्लास में ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल जो है कैपिटल टी, है ना, ये होमोजाइगस का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसमें दोनों एलील क्या है, सिमिलर। नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल टी, ये भी एग्जाम्पल है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोजाइगस के बारे में। हेटेरोजाइगस, जीन विच हैव dissimilar pair of एलील्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से सीखेंगे, आपको देख के बताना है इसमें दोनों अलग अलग है या नहीं। बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है बच्चों, है ना। अब हम लोग सीखेंगे एक नया टर्म कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का। मतलब कि कौन सा जीन डोमिनेंट होता है, कौन सा जीन रिसेसिव होता है, और हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो वैसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करे। फिर से सुनना है और ध्यान से सुनना है। वैसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करे, उस जीन को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करेंगे रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव जीन जो है वो जीन होता है जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करे। आपको पता है कि डार्कनेस का कैरेक्टर जो होता है वो रिसेसिव होता है, और टॉलनेस का कैरेक्टर जो है डोमिनेंट होता है। तो आप इसी एग्जाम्पल से मैं चीज़ को समझेंगे। कैपिटल टी इज इट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी इज इट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, है ना। तो जब दोनों टॉल है तो इस दोनों को एक्सप्रेस किस किस कंडीशन में किया जा रहा है, इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये टॉलनेस का जीन कैसा होगा, डोमिनेंट जीन। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सिर्फ होमोजाइगस में अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए क्या होगा, रिसेसिव। मतलब डॉर्कनेस का जीन कैसा होता है, रिसेसिव जीन। क्लियर। आज मौसम नेक्स्ट हेडिंग डालना है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो पहले डोमिनेंट जीन के बारे में समझेंगे। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन के बारे में आपको बताया है कि जो अपने आप को दोनों होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन।
द जीन विच expresses itself in both homozygous and heterozygous condition. Clear? Dominant gene, second recessive gene, the gene which expresses itself only in homozygous condition. अब यहाँ पे एक चीज हम लोग सीखेंगे बच्चों कि हम लोग डोमिनेंट जीन को और रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सीखना ये है, हमेशा जो है डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस कैरेक्टर के फर्स्ट कैपिटल लेटर से उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट जीन। जैसे वो टॉलनेस का जीन था, उसे करेंगे कैपिटल टी। और अगर जो है रिसेसिव जीन का हम बात करें तो इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेम लेटर का, जिसका हम लोग टॉलनेस का लेटर लिए हैं उसका सेम हम लोग जो है स्मॉल अल्फाबेट लेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कर सकते कि ये ड्वार्फनेस है तो हम डी ले लेंगे, नहीं, वो नहीं होता है, ठीक है। जो टॉलनेस का कैरेक्टर लिए हैं, जो लेटर लिए हैं, उसका हम लोग अपोजिट स्मॉल लेटर लेंगे। क्लियर? इसके बाद इस दोनों जीन का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कैपिटल टी जो है ये कौन सा जीन हो गया, डोमिनेंट जीन, या इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो है ही, इसको लिखने का जरूरत, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, विच इज, या बारिश जो है बहुत तेज हो रहा है बच्चों, है ना। एक लेक्चर को ताज इनिशिएशन हो गया है। ऐसा करते हैं कि हम लोग अगले लेक्चर से बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलेंगे आगे, क्योंकि आपको आवाज़ में जो है डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, ठीक है ना, बारिश बहुत तेज़ हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर, है ना। बंद कीजिए माता जी।